सपोर्टिंग भी तो है ना, फिर अवाम के मसले तो जू के तू रहे। मगर अवाम तो इसीलिए उनके साथ है ना इस वक्त कि वो खड़े हो गए हैं। और ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि यहाँ एक का सेंटिमेंट भी बनना शुरू हो गया। अच्छा, अब बात ये है कि ये बात है कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके काम करना है, बगैर काम ये मुल्क नहीं चल सकता, बिकॉज इट्स अ वेरी पावरफुल स्टेक होल्डर। मगर इस वक्त क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस चल रही है इस मुल्क में, क्लैश ऑफ पार्टीज तो चल रही है, क्लैश ऑफ पार्टी विद एस्टैब्लिशमेंट। मगर जिस मुल्क के अंदर क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस शुरू हो जाए, अब क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस है ना, इदारों के, वो बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है। इसलिए आगे क्या होगा क्या नहीं होगा आई कांट से, बट अलाउ मी द लास्ट वर्ड। फाइन। इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है दोनों साहब का, इट इज़ नॉट रेवोल्यूशनरी, इट इज़ नॉट इवन रिफॉर्मिस्ट। मैं आपको जो मेरी असेसमेंट है, दोनों मेरे बड़े अच्छे करीबी दोस्त हैं, मैं बहुत इज्जत करता हूँ दोनों की, और अगर इनकी पार्टी बनी तो मैं इन्हीं के लिए वोट डालूंगा। ज्वाइन तो नहीं करेंगे ना? नहीं ज्वाइन, मैं तो इससे हाफी हूँ, मैं नहीं ज्वाइन करूँगा कोई भी पार्टी। मगर बात यह है कि इनका जो एजेंडा है, मिफ्ता इस्माइल साहब IMF एजेंडा फॉलो करना चाह रहे थे, ठीक। आज IMF एजेंडे को कहा जाता है एंटी पोर एजेंडा। जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं वो कहते हैं नेशनल एजेंडा है। तो इसके बगैर मुल्क नहीं बचता, हालात का तकाजा है। ठीक है ना, मगर अवाम के जहन के अंदर क्या है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, अवाम दुश्मन है। अवाम दुश्मन। अपने खाकान अब्बासी साहब भी इज नॉट एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंड उन्होंने भी एस्टैब्लिशमेंट के साथ जब वो प्राइम मिनिस्टर थे काम किया है। हाँ। कोई तजाद नहीं था, बना के रखा, अच्छा किया, पुल का किरदार। तो अब बात ये है कि इन हजरात को भी सोचना पड़ेगा कि एजेंडा इनका क्या होगा। इन्होंने अभी हाल ही में पूरा एक दौरा किया था, इमेजिनेशन, री-इमेजिनिंग पाकिस्तान, री-इमेजिनिंग। मुझे माजरत के साथ मैं कहूँगा उसमें मुझे कोई नज़र नहीं आया, स्पार्क नहीं नज़र आया। नहीं, इमेजिन क्या इमेजिन, री-इमेजिन, कोई री-इमेजिन नहीं हुआ उसमें। री-इमेजिन में रियासत के इदारे जो हैं उनको रिफॉर्म करना है। इस मुल्क का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये है कि रियासत के इदारे जो हैं वो इतने हावी हो चुके हैं आवाम के ऊपर कि सब कुछ वही खा जाते हैं। ठीक है। अब बात ये है कि इसको यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस। अभी इस हुकूमत ने, इससे पहली हुकूमत ने, जो PDM की हुकूमत थी, उन्होंने एक ब्रिटिश एक्सपर्ट को हायर किया। अच्छा। अभी शहबाज साहब भी उसको कंसल्ट कर रहे हैं। अच्छा। वो ब्रिटिश एक्सपर्ट ने किताब भी लिखी है। ओके। उस किताब का लुब्बे लबाब ये है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे एलिट्स कहते हैं, मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, मीडिया, अगर इनके दरमियान एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नहीं होगा और चार्टर ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा कि दौलत है इस मुल्क की, उसको किस तरीके से बांटना है, अगर वो सेटलमेंट नहीं होगी तो ये मुल्क नहीं चल सकता। अच्छा। तो अब बात यह है कि इन हजरात के, इन्होंने उसकी तरफ अभी तक इनके एजेंडे के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है। कि ये इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, इदारे अपने दायरे में कैसे रहेंगे, आइन को कैसे फॉलो किया जाएगा, रिफॉर्म होगी तो रिफॉर्म में गरीब लोगों का क्या होगा, मिडिल क्लास का क्या होगा। देयर इज़ नो मेंशन ऑफ सम रेडिकल रिफॉर्म एजेंडा। ठीक है, जिससे लगे कि वाकई तो ये लगता है ऐसे ही है कि ये मार्जिन्स के ऊपर स्टेटस को चले, को इधर थोड़ा सा, इधर थोड़ा सा, इधर थोड़ा सा चले। मगर मैं समझता हूँ कि शायद जब वक्त आएगा, अगर वक्त आया तो इन्हें सोचना पड़ेगा बड़ी सीरियसली कि क्या ये रिफॉर्म एजेंडा जेन्युइनली होगा या स्टेटस को इधर उधर करके करना। अगर इन्होंने रिफॉर्म एजेंडा का प्लान बनाया तो फिर ये आवाम का इमेजिनेशन पकड़ सकते हैं। ठीक है। अगर उन्होंने ना किया तो फिर वही बात होगी कि एस्टैब्लिशमेंट का हाथ लेके और आगे जाना होगा और फिर वही होगा जो पहले रिवायती सियासत ही चलती रहेगी। ये आने वक्तों में जिस तरह का टाइमलाइन दी गई है उसमें पता चलेगा। बहरहाल सारे वो सवाल जो इस पार्टी से रिलेटेड हमारे जहनों में उठ रहे थे उनका अहाता हमने किया। वापस आते हैं ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। बहुत सवाल आते हैं सेठ साहब, लेकिन हालात हाजिरा पर हाँ इतने सवाल होते हैं कि उनमें वो सवाल हम नज़रअंदाज तो नहीं करने की कोशिश करते, लेकिन वो शामिल होने से रह जाते हैं। अब मैं चाहती हूँ कि ये आमिर अहमद साहब टोरंटो से जो पूछना चाह रहे हैं आपसे वो सवाल शामिल करें। जी। इमरान खान साहब को जेल में रखकर
तमाम सहूलतें दी गई हैं। वो पार्टी इजलास भी बुला रहे हैं, मीडिएशन भी कर रहे हैं, जो उनके अंदर फूट पड़ी हुई है, उनको कमरे भी मिले हुए हैं, उनको वर्दिश भी मिली हुई है, खाने भी मिले हुए हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब जो हैं, जो लीडर हैं, सो कॉल्ड लीडर, वो खामोश बैठे हुए हैं, चुप कर रोजा रखकर। यानी कि इस वक्त मुल्क में अफरा तफरी मची हुई है, तो वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? वो इस तवक्को में है कि मरियम नवाज को कारकर्दगी दिखाएंगी और अगला इलेक्शन होगा तो वो जीत कर आ जाएंगे। तो ये इनकी बड़ी गलतफहमी है। और इमरान खान को अगर ये सब चीजें मिलती रहीं और आगे जाके साल भर में या कभी वो रहा हो गए अगर, तो इमरान खान तो दोबारा बड़े आराम से आएंगे। जी सेठी साहब, सो कॉल्ड लीडर कह दिया नवाज शरीफ साहब को। अच्छा, बात ये है कि ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इमरान नवाज शरीफ साहब खड़े हो जाएं और अपनी हुकूमत के खिलाफ बोलें, ये चाहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बोलें। उनकी ये जो गवर्नमेंट है ये कोई इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट तो नहीं है ना। हाँ, ज़ाहिर इत्तेहादी हैं तो फिर उनकी भी जो भी है। तो ये क्या चाहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आप अपनी हुकूमत को गिरा दें, ठीक, अपने भाई की हुकूमत को गिरा दें, अपनी बेटी की हुकूमत को भी गिरा दें। तो देखिए ना, ऐसे नहीं होता। मसला ये है कि एक मजबूरी के तहत पहले तवक्को ये थी कि अब मियाँ साहब जब वापस आए थे कि इमरान खान पॉपुलर नहीं है, नून लीग सिर्फ इंतज़ार का लीडर आ जाए वापस जी, और वो लीड करेगा और जीत जाएगी नून लीग जी। और उस वक्त के जो सर्वेस थे वो भी थोड़े बहुत नून लीग को उठा रहे थे। तो और वो उनका शायद यही ख्याल था कि अब मैं जाऊंगा तो जीत जाएंगे हम और मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा। हाँ। मगर अब वो सूरत हाल तो बदल गई कि नून लीग की पॉपुलैरिटी उतनी नहीं थी जितना इनका ख्याल था। और ये पीडीएम भी तो करके गए थे ना। पीडीएम भी तो अब जब पीडीएम किया तो उसके बाद क्या रह गया? क्या रह गया? और अब जो कर रहे हैं इसके बाद क्या रह जाएगा? तो अच्छा, अब अर्जी है कि तो ये तो हो नहीं सकता। अब चलें, आप समझे कि नवाज शरीफ साहब फिर भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते थे, अगर शहबाज बन सकते हैं तो वो भी बन सकते थे। मगर मियाँ साहब ने ये कहा था कि अगर हमें मेजॉरिटी ना मिली तो फिर आई एम नॉट इंटरेस्टेड। क्योंकि मियाँ साहब ने 2-3 दफ़ा हुकूमत की है ना, तो उन्हें पता है कि ये कोalitions वगैरह उनके बस की बात नहीं है। वो चाहते हैं कि यार पावर दो और मैं करके कुछ दिखाऊं। अगर मेरे रास्ते में मिनमिनी होनी है और मिन्नतें ही करनी है हर एक की, तो फिर मैं क्या हुकूमत चलाऊंगा? मैं प्राइम मिनिस्टर 3 दफ़ा बन चुका हूँ, अब मुझे कोई शौक नहीं है प्राइम मिनिस्टर बनने का। मैंने कुछ खिदमत करनी है, उसके लिए पावर चाहिए। पावर नहीं मिलेगी तो फ़ायदा क्या? तो ठीक है, फिर शहबाज साहब तुसी जाओ, तो मरियम का तो खैर फ्यूचर बनना है तो आप यहाँ आ जाएं। अच्छा। और मैं घर बैठता हूँ। तो मेरा ख्याल है मियाँ साहब ने ये फैसला कर लिया कि अब ही इज़ नॉट गोइंग टू बी एन एक्टिव प्लेयर, ही विल प्ले एज अ सीनियर स्टेटमेंट, बाहर बैठ के वो करेंगे। अब बात ये है कि इसीलिए वो चुप हैं, इसीलिए वो मरियम की मदद कर रहे हैं, उनको एडवाइस देते हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, बिकॉज शी इज़ इनएक्सपीरियंस्ड। बाकी जो सेंटर में जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें मियाँ साहब इत्तेफाक नहीं करते गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के साथ। मगर वो क्योंकि बोल नहीं सकते, क्योंकि वो इट वुड मीन डिस्टेबलाइजिंग हिज ओन ब्रदर्स गवर्नमेंट, तो मेरा ख्याल है इसलिए वो चुप है। मगर ये ज़रूर है कि मुमकिन कि अगर ये हुकूमत ऐसे लगा, ये जो फेडरल गवर्नमेंट है, कि ये आगे मसले बन रहे हैं इनके लिए जी, और पीपल्स पार्टी शायद कोई नए कार्ड्स ना खेलने शुरू कर दे, या इस्टेब्लिशमेंट समझे कि ये तो ये काम नहीं बन रहा, नहीं चलने वाला, तो फिर उस सूरत में हो सकता है मियाँ साहब फिर बाहर निकलें और कुछ कहें और कोशिश करें कि अपनी पार्टी को रिवाइव करने की कोशिश करें। मगर अभी वो सूरत हाल नहीं है। कुछ लोग समझ रहे हैं कि बस अब वक्त आ गया है, मियाँ साहब ने प्रेसिडेंसी ले ली है, अब वो बोलेंगे, अब वो अपनी एक कंस्टिट्यूंसी है उसको रिवाइव करेंगे, जलसे तो करने का इरादा रखते हैं। तो मतलब है कि आपने देखा कि ऑलरेडी मरियम नवाज़ ने शुरू में तो कुछ तनकीद की थी फेडरल गवर्नमेंट की, मगर चुप हो गई है वो। अब वो अपने लिहाज से अब वो काम कर रही है जो कि फेडरल गवर्नमेंट नहीं कर रही है। फॉर एग्जांपल ये सोलर पॉलिसी है, ये वो, तो वो अपनी कंस्टिट्यूंसी बना रही है अवामी, वो अपने लिए एक अवाम में हमदर्दी क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पंजाब इज़ व्हाट मैटर्स टू नून लीग। तो पंजाब में अभी भी उनका एक वोट बेस है, इसमें कोई शक नहीं है, और वो समझते हैं कि अभी वो चुप हैं या मौका नहीं उनको मिल रहा, उनको रिवाइव करना है, उनको सपोर्ट करना है, उनको बरकरार रखना है, ताकि कल को शायद फिर एक इलेक्शन में जाना पड़े तो हम वाइप आउट नहीं होना चाह रहे। मगर इससे ज़्यादा मेरा ख्याल है अब कोई ख़ास एम्बिशंस नहीं रही हैं। तो ये अगर आप समझते हैं कि जी इमरान खान को सारी सहूलतें मिली हुई हैं और फिर भी वो मिन कर रहा है, बात ये सही है कि जब तक इमरान खान का मसला हल नहीं होता उस वक्त तक ये क्राइसिस चलेगी।
और जब तक एक नई इलेक्शन नहीं होती फ्री एंड फेयर, उस वक्त तक ये क्राइसिस चलेगी। ठीक है। अब सवाल ये है आयशा कि वो कब होगा? कब होगा? उसमें दो हाथ से ताली बजती है और खान साहब को कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा। एक ये कि क्या उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेके चलना है आगे, और अगर टक्कर लेनी है तो अकेले चलना है या बाकी सियासतदानों के साथ मिल के चलना है। दूसरा ये कि नहीं, एस्टैब्लिशमेंट के साथ टक्कर ही लेनी है या उनके साथ उनका हाथ बैठाना है, जैसे पहले उन्होंने किया था। तो मेरा ख्याल है वहाँ उनका कोई अभी फैसला नहीं है। किसी दिन वो ऐसे लगता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत करके इस दलदल से निकलना चाहते हैं, और कभी ऐसे लगता है कि वो कहते हैं इनके साथ तो बात हो ही नहीं सकती और मैं सोलो फ्लाइट करूँगा। अभी उधर नहीं आए हैं कि वो एग्जिस्टिंग सियासी जमातों के साथ बैठ के कोई रास्ता निकालें जिसमें सबका फ़ायदा हो और एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ा पीछे धकेला जाए। उधर ये नहीं आ रहे अभी। जब तक वहाँ नहीं आएंगे मैं नहीं समझता इनके लिए कोई रास्ते खोलेंगे। अच्छा, लेकिन ये आमिर अहमद साहब ये समझते हैं कि अगर वो रिहा हो गए तो फिर तो वो बड़े आराम से इक़्तिदार में आ जाएंगे, यानी उनकी रिहाई तो तभी होगी जब वो इक़्तिदार में आ सकेंगे। देखिए नहीं, उनकी रिहाई उस वक्त होगी जब वो या सियासतदानों के साथ मिल के एस्टैब्लिशमेंट को, अच्छा, या एस्टैब्लिशमेंट के साथ एक दफ़ा फिर मिल जाएंगे और मुखमुखा कर लेंगे। उसके अलावा कोई एस्टैब्लिशमेंट को अपोज करके और सियासतदानों को अपोज दोनों को करके उनकी रिहाई नहीं होनी। अच्छा, यानी इनकलाबी सियासतदान वो नहीं बन सकते कि कोई तीसरा रास्ता हो, वही रास्ते जो पहले इस्तेमाल होते आए हैं उन्हीं के सहारे